Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about 6th BIMSTEC Summit. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. पहले भी हम लोग बिम्स्टेक के बारे में देख चुके हैं, इस ग्रुपिंग के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। बिम्स्टेक जो ग्रुपिंग है, इट इज़ अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया के कुछ देशों ने मिल करके इसको बनाया है। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक जो ग्रुपिंग है, इसके अंदर मेनली वो देश हैं जिनका कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर होता है। So basically the littoral states of Bay of Bengal have collectively made this intergovernmental grouping जिसका नाम है बिम्स्टेक। इसके अंदर 7 मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें से 5 जो हैं वो साउथ एशिया से हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक फ्रॉम साउथ एशिया। उसके अलावा 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है इन ढाका, बांग्लादेश। बिम्स्टेक की शुरुआत हुई थी 1997 में। उस टाइम में इस ग्रुप का नाम था बिस्टेक। इट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बाद में इसका नाम बदल करके किया गया है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस अगर देखें, वैसे तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग मेंस से रिलेटेड एनालिसिस कम ही कर रहे हैं, बट फिर भी BIMSTEC has become important for India in current times, mainly since SARC, which has been now abandoned. SARC जो एक important platform हुआ करता था फॉर कोऑपरेशन अमंगस्ट साउथ एशियन कंट्रीज, जिसको इंडिया ने पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है बिकॉज सार्क के अंदर पाकिस्तान भी है। और भारत ने हाल फिलहाल में जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, हाल फिलहाल मतलब उरी अटैक के बाद से आप कह सकते हैं 2016 से ही, और पुलवामा के बाद से तो और स्ट्रांग हो गया है। जो भारत की पॉलिसी है वो ये है कि हम लोग आइसोलेट करेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं। आपने देखा कि कैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गई। तो ना हम पाकिस्तान के साथ खुद कोई रिलेशन रखेंगे और साथ ही साथ दुनिया के बाकी देशों को भी चैनलाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ना रखें। यानी कि आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द इंडियाज कोर फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रैटेजी इन करेंट टाइम। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर पाकिस्तान भी एक मेंबर है, उसको अबैंडन कर दिया पूरी तरह से। सार्क की मीटिंग पिछले 10 सालों से हुई ही नहीं है, सार्क की समिट। और वैसे कॉन्टेक्स्ट में बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज इंडिया नीड्स टू कोऑर्डिनेट विद अदर रीजनल कंट्रीज। तो उसके लिए जो बाकी सब रीजनल ग्रुपिंग्स हैं अपार्ट फ्रॉम सार्क, दे बिकम इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द रीजन वाई बिम्स्टेक इन करेंट टाइम इज अ सिग्निफिकेंट ग्रुपिंग फॉर इंडिया। करंट न्यूज पे आते हैं। हाल फिलहाल में बिम्स्टेक की 6th समिट कराई गई इन बैंकॉक, थाईलैंड। हमारे देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अटेंड किया और बिम्स्टेक ग्रुपिंग को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 पॉइंट एक्शन प्लान रिलीज किया फॉर रिवाइटलाइजिंग ऑफ बिम्स्टेक। कैसे बिम्स्टेक को और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने 21 पॉइंट एक्शन प्लान रिलीज किया। बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्होंने कहा बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के बारे में कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि भारत के अंदर बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्टार्ट किया गया है बेंगलुरु में, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एट द सेम टाइम बिम्स्टेक सेंटर ऑफ क्लाइमेट स्टार्ट किया गया है नोएडा में। इसके अलावा ट्रेड, बिजनेस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ही प्रपोज्ड कि देयर शुड बी अ बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड एनुअल बिजनेस समिट अमंगस्ट बिम्स्टेक कंट्रीज। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस के लिए उन्होंने प्रपोज किया कि देयर शुड बी अ बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो भारत तैयार है अपार्ट फ्रॉम बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर एंड बिम्स्टेक सेंटर ऑफ क्लाइमेट के अलावा बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी खोलने के लिए। तो ये दोनों तो ऑलरेडी खुल चुके हैं, एनर्जी सेंटर इन बेंगलुरु एंड सेंटर ऑफ क्लाइमेट इन नोएडा, एंड वी आर रेडी टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया।
साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि द फोर्थ ज्वाइंट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज अमंग्स द बिम्स्टेक कंट्रीज विल बी हेल्ड इन इंडिया इन 2025। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया बोधि इनिशिएटिव। बोधि का फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बोधि इनिशिएटिव के अंतर्गत 300 यूथ्स from different BIMSTEC countries will be annually trained in India. यूथ्स को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा टू स्टडी इन नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इंडिया विल बी होस्टिंग फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स इन 2027। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में हमने मेंस रिलेटेड एनालिसिस को थोड़ा कम करना शुरू किया है, हम ज़्यादा फोकस रख रहे हैं प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स पे। तो सारे के सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप अब नेक्स्ट 2 सालों के लिए आ गई है बांग्लादेश के पास। तो अब थाईलैंड की चेयरमैनशिप खत्म हो गया, नाउ बांग्लादेश विल होल्ड चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको थोड़ा भी याद आ गया कि बोधि किस पर्पस से बनाया गया था, तो आप आराम से इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को गेस कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स इस साल प्रीलिम्स एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, उनको सजेशन है कि वो एक मेंस का आंसर रोज लिखते चलें। तो इसके लिए मैं ये मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देता रहता हूँ रोज। बिम्स्टेक का सिग्निफिकेंस पूछा गया इस प्रश्न में और उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने में इंडिया के लिए, वो पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से डिस्कस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन सो फार। और पाकिस्तान वाला फैक्टर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अबैंडनमेंट ऑफ सार्क एंड सिंस देन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कोऑपरेट विद अदर रीजनल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम सार्क, वो भी बात आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एक्सरसाइज इंदिरा। अगेन ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा मेंस में नहीं आएगा, बट आप कहीं पासिंग रेफरेंस में इसका जिक्र कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही। एक्सरसाइज इंदिरा जो है वो भारत और रसिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। इट स्टार्टेड इन ईयर 2003। नाम से ही आप गेस कर पाएंगे, इंडिया एंड रसिया, इंदिरा, ठीक है ना। सो 2003 से ही चल रहा है और अब साल 2025 में इसका 14th एडिशन कंडक्ट कराया जा रहा है। सो एक्सरसाइज इंदिरा हैज स्टार्टेड ऑफ कोस्ट ऑफ चेन्नई। एक्सरसाइज इंदिरा 2 फेज में कराई जाएगा। एक हार्बर फेज होगा यानी कि कोस्टल एरिया में होगा जो चेन्नई के कोस्ट पे होगा। दूसरा सी फेज ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा होगा जो बे ऑफ बंगाल में कराया जाएगा। ये फैक्ट से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे वॉरशिप्स राना, कुथार एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81। On the basis of this discussion, this is the prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next topic is about RBI's remittance survey 2023-24. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, also important from prelims exam perspective. सबसे पहले समझते हैं रेमिटेंस होता क्या है। विदेशों में रह रहे इंडिया के लोग जब भी वहां से कुछ पैसा कमा करके भारत में उसको भेजते हैं तो इस पैसे को कहा जाता है रेमिटेंस। The money that is sent back by foreign workers back to their own country will be or is known as remittance. दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं दूसरे देशों में जाकर के काम करते हैं, फिर पैसा कमा करके वापस अपने देश में भेजते हैं। बट रेमिटेंस अर्निंग में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इंडिया इज लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें पिछले साल का ये डेटा देखें तो भारत ने $100 बिलियन से भी ज़्यादा एक साल में रेमिटेंस के फॉर्म में रिसीव किया था। दूसरे नंबर पे है मेक्सिको और तीसरे नंबर पे है चाइना। और भारत मेक्सिको से भी काफ़ी ज़्यादा अंतराल पे है। मतलब इंडिया is at the top and Mexico is at number 2, but there is huge gap between India and Mexico also as far as earning from remittance is concerned. India is by margin largest recipient of remittance in the world. Remittance का जो पैसा आता है that is part of current account in balance of payment that we generally see in our basic economic class also. और जो remittance का पैसा आता है that ultimately strengthens, bolsters India's forex reserve. और विदेशों में रह रहे जो लोग हैं
वो रेमिटेंस का पैसा भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल ट्रांसफर या कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय। जो उनकी सैलरी होती है उस फॉर्म में आता है, उनकी कंपनी भेजती है सीधा सीधा देश के अंदर, या तो फिर वो खुद अपने लेवल पे पैसा कमा करके पर्सनल ट्रांसफर्स के फॉर्म में भेजते हैं। बोथ आर कंसिडर्ड टू बी रेमिटेंस। तो रेमिटेंस कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर पार्ट्स, पर्सनल ट्रांसफर एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भारत के लोग विदेशों में जाकर के काम कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है इंडियन एक्सपर्ट्स। जब वो पैसा भारत में वापस भेजते हैं वो ही होता है रेमिटेंस। या तो उनकी कंपनी सैलरी के तौर पे पैसा भारत में भेजे उनके इंडिया के अकाउंट में, या उनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में, तो भी रेमिटेंस हुआ, या वो अपने पर्सनल लेवल पे वहां पे सैलरी अर्न करके भारत में भेजें तो भी उसको रेमिटेंस कहा जाएगा। अब जनरली रेमिटेंस अर्निंग भारत की सबसे ज्यादा होती रही है फ्रॉम दिस एरिया, गल्फ रीजन। भारत से कई सारे लोग जो हैं गल्फ एरिया में, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, कतर में कमाने जाते हैं। इसलिए जनरली गल्फ रीजन हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रेमिटेंस अर्निंग फॉर इंडिया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाल फिलहाल में आरबीआई ने रेमिटेंस सर्वे फॉर ईयर 2023-24 रिलीज किया है, जिसके अंतर्गत आरबीआई ने बताया है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज में आते हैं यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। एडवांस्ड इकोनॉमीज से आने वाला जो रेमिटेंस है, नाउ इट इज हाइयर दैन द रेमिटेंस कमिंग फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में भी जो मेजर गल्फ कंट्रीज हैं, दे टुगेदर हैव मेड ए ग्रुप जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर ये देश आते हैं 6 देश, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। इन देशों में भारत से कई सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। इन देशों ने आपस में ग्रुप भी बना रखी है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जनरली भारत के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता रहा है। जैसे साल 2020-21 के लिए देखा जाए तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से अच्छा खासा रेमिटेंस आता रहा है। एडवांस्ड इकोनॉमी से भी आता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदल रहा है। पहले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बहुत ज़्यादा आता था। जैसे साल 2016-17 में देखा जाए तो 46% केम फ्रॉम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओनली 38% केम फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज। बट इन कमिंग ईयर्स, इन रिसेंट ईयर्स, नाउ द relation had changed. Now the remittance coming from advanced economies has by far surpassed the remittance coming from Gulf Cooperation Council. साल 2020 के बाद से ही ये चेंज देखने को मिल रहा है। जीसीसी कंट्रीज से आने वाला रेमिटेंस कम होता जा रहा है और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वहां से आने वाला रेमिटेंस बढ़ता जा रहा है। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज ये हैं 5, यहाँ से आने वाला रेमिटेंस ओवरऑल 50% से भी ज़्यादा है। इन 5 देशों से आने वाला रेमिटेंस भारत के लिए ओवरऑल 50% से भी ज़्यादा है। अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो अमेरिका इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया। अकेला अमेरिका से लगभग 28% रेमिटेंस आता है भारत में। तो ये जो चेंज है रेमिटेंस अर्निंग का, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है इस बात का भी कि भारत का जो आउट माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होता है आउटसाइड इंडिया, उसमें भी एक चेंज देखने को मिल रहा है। नाउ लेस नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू द Gulf Cooperation countries, Gulf Cooperation Council countries, and more of them are going to the advanced economies, and that is why the remittance earning में भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। क्यों गल्फ रीजन में अब लोग कम जा रहे हैं भारत से पैसा कमाने के लिए? उसके पीछे कारण है कोविड-19 इम्पैक्ट। कोविड-19 के बाद से इन इकोनॉमीज के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ पे भी जॉब लॉसेस, सैलरी कट्स, ये सब देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से भारत के लोग अब कम उधर जाना चाह रहे हैं। उसके अलावा दुनिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमाइजेशन पे जा रही है। तो ईवी के कारण ऑयल का इंपॉर्टेंस अब पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो रहा है। दीज कंट्रीज आर मेनली नोन फॉर प्रोवाइडिंग जॉब्स इन द फील्ड ऑफ ऑयल वेल्स, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं। इन देशों के अंदर भी अब थोड़ी सी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है और इस कारण से यहाँ की सरकारें जो हैं अब लोकल पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज कर रही हैं इन जॉब्स। जैसे सऊदी अरबिया के अंदर निताकत लॉ, सऊदीयाइजेशन, where preference to locals is given over the foreign laborers, and that is why job opportunities for Indian immigrants is getting reduced, and that is the reason why GCC से आने वाला जो रेमिटेंस है वो भी कम हो रहा है। तो
2020 से पहले तक, यानी कि कोविड से पहले तक, जीसीसी वुड रिमेन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, बट नाउ जीसीसी से आगे निकल रहा है एडवांस्ड इकोनॉमीज, और उसमें भी सबसे आगे है एडवांस्ड इकोनॉमीज में भी अकेले अमेरिका। बट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हो सकता है कि अमेरिका से आने वाला रेमिटेंस भी धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि भारत के लोगों के लिए वहां पे हो सकता है अपॉर्चुनिटी कम हो जाए। अगर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि भारत के अंदर कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंस अर्न करता है, तो आंसर इज महाराष्ट्र। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रमाकेन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में बिम्स्टेक समिट को अटेंड करने के लिए थाईलैंड विजिट किया, ये तो मैंने अभी आपको बताया। तो उस दौरान उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की, और दोनों देशों ने, इंडिया और थाईलैंड ने, अब फैसला किया है कि दे विल इनहैंस देयर रिलेशनशिप टू द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सो नाउ इंडिया एंड थाईलैंड आर स्ट्रैटेजिक पार्टनर। इसी कॉन्टेक्स्ट में थाईलैंड की सरकार ने एक आई स्टैंप रिलीज किया है। थाईलैंड हैज रिलीज्ड एन आई स्टैंप डिपिक्टिंग रामाकेन। रामाकेन इज बेसिकली थाई रामायण। तो रामाकेन की मुराल पेंटिंग रिलीज की है थाईलैंड की सरकार ने। आपसे सीधा सीधा से पूछ लेगा कि रामाकेन है क्या, तो रामाकेन इज थाई रामायण। इंडिया के अंदर जो भी हमारे इपिक्स हैं, रामायण या महाभारत, वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, पॉपुलर हैं थाईलैंड के अंदर भी। तो खासकर रामायण काफ़ी प्रोमिनेंट है थाईलैंड के अंदर भी, मेनली रामायण महाभारत की तुलना में। और रामायण को वहाँ अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ा जाता है। तो थाई रामायण को कहा जाता है रामाकेन, और थाई रामायण को डिपिक्ट करते हुए, यानी कि रामाकेन को डिपिक्ट करते हुए एक मुराल पेंटिंग रिलीज की है थाईलैंड की सरकार ने, इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट अपग्रेडेशन ऑफ इंडिया थाईलैंड रिलेशन टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस डिस्कशन के बेसिस पे छोटा सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाल फिलहाल में जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे उनको भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि अभी पेपर सेट हो रहा होगा शायद से, या 10 दिन बाद होगा। तो जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं अभी के लिए, वो सब इंपॉर्टेंट हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे दो चीज़ों को, दो आइटम्स को हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। देख लेते हैं इनके बारे में, क्या पता प्रीलिम्स में आ जाए। वन फ्रॉम केरला एंड अदर फ्रॉम तेलंगाना हैज गॉट जीआई टैग। तो कनाडी पाया फ्रॉम केरला हैज गॉट जीआई टैग। कनाडी पाया है क्या? एक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट मैट है, जो बैम्बू के सॉफ्ट इनर लेयर्स से बनाया जाता है, हैंड वुवन होता है ये। इसकी स्पेसिफिक थर्मल प्रॉपर्टी होती है, गर्मी के दिनों में ये ठंडा रहता है और सर्दी के दिनों में ये गर्म हो जाता है। तो ये एक खासियत है इस कनाडी पाया की। इसको हाल फिलहाल में मिला है जीआई टैग। इट इज फ्रॉम केरल, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट मैट। और चपटा चिली, टोमेटो चिली, ये वरांगल चपटा चिली या टोमेटो चिली हैज ऑल्सो गॉट जीआई टैग। इट इज फ्रॉम तेलंगाना। इसका कलर काफी ब्राइट रेड कलर का होता है। इट रिजेंबल्स टू टोमेटो एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज टोमेटो चिली। इसका स्पाइसी कम होता है, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है, यानी कि पंजेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा तीखा भी नहीं है, स्पाइसी भी नहीं है। यही कारण है कि इसका अचार बनता है। इट इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग पिकल्स एज वेल एज नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट में भी इस चपाटा चिली का इस्तेमाल किया जाता है। इस चपाटा चिली के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो प्रश्न था, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अकबर के टाइम में तो ये नहीं आया था, उसके पहले आया था। मोहम्मद गोरी से लिंक करके देखा जाता है वक्फ के कॉन्सेप्ट को। कोस्टल शिपिंग बिल में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। फॉरेन वेसल्स को तो लाइसेंस चाहिए ही अभी भी। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। स्मूथ हावले टैरिफ, ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एंड मैकडोनल्ड एंड हार्ड आइलैंड्स, ऑफ कोर्स दे आर इन इंडियन ओशन साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।